ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी, बुजुर्गों के लिए पेंशन। आज के विशेषज्ञ हैं केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के मुख्य नियंत्रक भूपाल नंदा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं अशोक अग्रोही और मेरे साथ हैं कनकलता। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको उपयोगी जानकारी देते हैं, कुछ मनोरंजन करते हैं और हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। अशोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं एक ऐसी वरिष्ठ महिला के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपको ही नहीं, हमारे श्रोताओं को भी प्रेरणा मिलेगी। भेलपुरी, पानीपुरी, पनीर मसाला, कांदा भजिया, ये सारे नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये भारत में किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू है। लेकिन ऐसे लजीज खाने का स्वाद आप लंदन के मंजूज नाम के एक रेस्टोरेंट में उठा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है, ऐसे कई रेस्टोरेंट होते हैं। इसमें खास बात ये है कि इसे 85 साल की महिला मंजू जी चलाती हैं। उम्र के इस पड़ाव में जब ज्यादातर लोग काम से छुट्टी लेकर आराम करना चाहते हैं, तब मंजू जी पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी हुई हैं। उनका कहना है कि इस उम्र में भी व्यस्त रहना शानदार अनुभव है। स्वादिष्ट भोजन बनाने की कला उन्होंने अपनी माँ से सीखी। लंदन के ब्राइटन में गुजराती रेस्टोरेंट खोलने से पहले उन्होंने 65 वर्ष की उम्र तक नौकरी भी की। जी हाँ, 65 वर्ष की उम्र तक। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बेटों की मदद से रेस्टोरेंट खोला और इस तरह शुरू हुआ उनके जीवन का नया अध्याय। जल्द ही उनके बनाए गुजराती व्यंजनों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वे एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती हैं। अपने जुनून को हकीकत में बदलकर वो काफी खुश हैं और कहती हैं, सपने सच होते हैं। आप में भी कोई ऐसी कला है, कोई हुनर है, तो उसे निखारिए, उसका इस्तेमाल करिए। फिर आप भी कह सकेंगे सपने सच होते हैं और हम कहेंगे वाह क्या बात है। कनक जी, ये सराहनीय बात है कि मंजू नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद इतना काम कर रही हैं, इतनी सक्रिय हैं। जो लोग काफी काम कर चुके हैं जीवन भर, तो ऐसे में उनकी जो आजीविका का आधार होता है वो पेंशन होता है। बिल्कुल ठीक कहा कनक जी आपने, क्योंकि पेंशन केवल पेंशन नहीं होती, ये बुजुर्गों के लिए प्राणवायु का काम करती है। हर माह आने वाली छोटी सी पेंशन की राशि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को जीने का सहारा देती है, उनका स्वाभिमान बनाए रखती है। लेकिन देखने में आया है कि हमारे कुछ वरिष्ठ श्रोता अपनी पेंशन के बारे में और पेंशन के अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी अधूरी है। ऐसे लोगों को उनकी जानकारी देने के लिए और साथ में उनके हितों का कहीं अनदेखी न हो, इसके लिए आज हम बात करेंगे पेंशन की सामान्य जानकारी के बारे में। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के अकाउंट्स और पेंशन विभाग की चीफ कंट्रोलर श्री भूपाल नंदा जी। नंदा जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अग्रोही साहब एंड कनकलता। मैं सर्वप्रथम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अंदर मेरे सभी पेंशनर भाइयों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस, जिसको मैं हेड करता हूं, वो ऑलवेज आपकी सेवा के लिए तत्पर है। नंदा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप सरकार के किन विभागों के कर्मचारियों की पेंशन का काम देखते हैं? सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री फाइनेंस का पार्ट है, ये सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज की पेंशन और अर्धसैनिक बलों की पेंशन को देखता है। इसके सिवा हम लोग भारत के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय संसद के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और स्वतंत्रता सेनानीज की पेंशन को हम देखते हैं। और इस तरह से टोटल हमारा ऑफिस जो है वो 11,32,000 पेंशनर्स की पेंशन को डील करता है।
जो सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज के जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, सेक्रेटरी से लेकर के नीचे ग्रुप डी तक के जितने भी स्टाफ हैं, उन सभी का पेंशन का भुगतान हमारे ऑफिस से होता है और हम इसको डील करते हैं। आपकी क्या भूमिका होती है पेंशन भुगतान में? हमारा ऑफिस एक बीच की कड़ी है। पेंशन जो होती है वो कंसर्न जिस ऑफिस से ऑफिसर रिटायर होता है उसका हेड ऑफ द ऑफिस ऑथराइज करता है। जब वो पेंशन ऑथराइज होती है तो वो पेंशन जो है वहाँ का पे एंड अकाउंट्स ऑफिस स्पेशल सील के अंदर हमारे सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस को भेजता है। सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस उसका अकाउंटिंग करके कंसर्न बैंक को एक स्पेशल सील भेजता है जिसके थ्रू वो पेंशन ऑथराइज हो जाती है। उसके बाद प्रति माह वो पेंशन जो है उस पेंशनर के खाते में जमा होती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सीधा सा सवाल आपके कि किसी भी कर्मचारी को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या करना चाहिए शुरू में? देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर होने वाला होता है तो रिटायरमेंट का 8 महीना पहले वो भविष्य पोर्टल पे अपना जो है सारा डेटा फिल करता है, अपनी डिटेल, अपने परिवार की, अपने जो जीवन साथी हैं उनकी डिटेल, जिनके नाम से फैमिली पेंशन जाती है उनकी डिटेल डालता है और वो भविष्य पोर्टल पे फॉर्म भर करके हेड ऑफ द ऑफिस के पास जाता है। हेड ऑफ द ऑफिस उसमें पेंशन ऑथराइज करता है और उसके बाद वो जो पेपर्स हैं सारे के सारे रिटायरमेंट से 3 महीना पहले पे एंड अकाउंट्स ऑफिस उस मिनिस्ट्री के पास चला जाना चाहिए और 1 महीना पहले वो पेपर्स हमारे पास आ जाते हैं। इन पेपर्स को करते टाइम स्पेशल जो ध्यान रखना चाहिए वो कि बैंक अकाउंट जो है वो ऑथराइज्ड बैंक में ही खोला जाए ताकि पेंशनर को कोई दिक्कत ना आए। निजी बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट? एक्चुअली गवर्नमेंट ने एजेंसी बिजनेस कुछ बैंकों को ऑथराइज किया। उसमें हमारी जो है पीएसयू बैंक्स हैं, लाइक नेशनलाइज बैंक हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक एक्सेट्रा। इसके सिवा कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी ऑथराइज कर रखा है जैसे एक्सिस बैंक है एंड आईसीआईसी बैंक है एंड रिसेंटली ऑल्सो 2-3 बैंकों को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है बिजनेस के लिए, जिसमें कोडक बैंक अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस ने भी उसमें पेंशन डिसबर्समेंट करने के लिए ऑथराइज किया है। सिमिलरली कुछ आरबीएल एंड करूर व्यास का भी पेपर्स हम लोग ऑथराइज करने चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको एजेंसी बिजनेस के लिए ऑथराइज कर दिया है। इसका मतलब ये कि इसके बाद हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है? देखिए, 8 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू होता है। 8 महीने तक तो रिटायर होता नहीं, रिटायरमेंट को भी इसको 8 महीने है। इसी दौरान जो भी उसमें उनको कमियां पेशियां उन पेपर्स में होती हैं वो कंप्लीट करी जाती हैं और 3 महीना पहले वो कागज जो है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस के पास पहुंच जाता है और 1 महीना पहले हमारे पास पहुंच जाता है। हमारे पास 1 महीना पहले इसलिए पहुंचता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट महीने में जब रिटायर हो रहे हैं तो नेक्स्ट महीने की लास्ट को उनको पेंशन मिल जाए। तो पहली किस्त पाने के लिए भी कर्मचारी को कुछ और करना पड़ता है इसके अलावा? जी, इसके सिवा पहले ये प्रोविजन था कि एक अंडरटेकिंग देनी होती थी कि कहीं एक्सेस पेमेंट वगैरह तो नहीं हो जाएगी तो उसकी कई बार बैंक्स के रिकवरी के लिए, परंतु अब वो चीज हटा दी गई है और वो चीज जो है हम पेंशन पेपर के साथ ही ले लेते हैं। परंतु आपके माध्यम से मैं एक मैसेज भेजना चाहूंगा हमारे पेंशनर्स को कि प्लीज केवाईसी कंप्लायंट रखिए अपने अकाउंट को। अपने अकाउंट को खोलते टाइम में अपने स्पाउस का नाम उसमें डालिए, अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट खोलिए। ज्वाइंट अकाउंट खोलते टाइम एक और बड़ी मुख्य बात का ध्यान रखें कि पेंशनर शुड बी द प्राइमरी होल्डर ऑफ द अकाउंट, ही शुड नॉट बी द सेकेंडरी। वो सेकेंडरी होल्डर नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी होल्डर आपका स्पाउस होना चाहिए जो कि फैमिली पेंशन जिसको ऑथराइज हो रही है। अब यहाँ इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल कि बैंक में जो खाता खुलेगा जी वो हमारे पेंशनर के साथ उसके स्पाउस के साथ ज्वाइंट अकाउंट होगा या सिंगल नाम पे? नहीं, वो ज्वाइंट अकाउंट होगा क्योंकि अगर उन्होंने फैमिली पेंशन के लिए उस स्पाउस का नाम दिया है और उसको ऑथराइज किया है और ऑथराइज हुए हैं तो स्पाउस का नाम होने से उनको ये फायदा होगा ज्वाइंट अकाउंट के अंदर कि पेंशनर की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली उसी अकाउंट के अंदर फैमिली पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। उनको बाद में हैसल्स नहीं होंगे। आपने देखा होगा जनरली पेंशनर की डेथ के बाद में फैमिली पेंशनर को बहुत दिक्कतें आती हैं, उनको ये बात पता नहीं होती। पर अगर जो रिटायर हो रहे हैं अगर वो शुरू से इस बात का ध्यान रखें कि केवाईसी कंप्लायंट अपना अकाउंट खोलें प्रॉपर और ज्वाइंट अकाउंट खोलें और उस ज्वाइंट अकाउंट के अंदर जो है दोनों के फोटोग्राफ लगे हों और जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण करी गई हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि जनरली मैंने जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती है उसमें ये होता है कि जो कि फैमिली पेंशन पेपर्स में जो स्पाउस का नाम या जो अपने फैमिली पेंशनर का नाम जो लिखा हुआ वो और जो बैंक अकाउंट के अंदर जो नाम लिखा हुआ उन दोनों के अंदर कहीं न कहीं स्पेलिंग का या नाम का मिसमैच होता है। जैसे वहां कहीं देवी लगा होता है, कहीं कुछ और लगा देते हैं। दैट मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड। अगर आपने आधार अपना जमा करा रखा है तो उसमें जो देखिए केवाईसी कंप्लायंट करते टाइम जो होता है वो आधार का रेफरेंस लेते हैं, बैंक लेता है, परंतु कई बार जब सर्विस बुक बनी है और जब उसने अपने पेंशन पेपर्स बनाए उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं या भरते टाइम आदमी थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, वो अवॉइड करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को ये स्पष्टीकरण हो जाएगा क्योंकि जब हम पेंशन का अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें अगर सिंगल नाम में होता नामिती
उनका स्पाउस होता है, यानी नॉमिनी उनका लाइफ पार्टनर होता है दूसरा, तो ऐसी स्थिति में उस खाते का पैसा तो मिल सकता है, लेकिन जैसी स्थिति आपने बताई ज्वाइंट अकाउंट होने पे उनको खाते का पैसा तो मिलेगा ही, साथ में पेंशन का अधिकार भी मिल जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो नामित है वो केवल इसीलिए है कि आपकी अगर डेथ हो जाती है तो पैसा किसको जाएगा, वो पेंशन के लिए नहीं है। पेंशन के लिए आपको ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहिए अपने फैमिली पेंशनर, अपने स्पाउस के नाम से। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई है, पेंशनर की भी हो गई है, और जो बच्चा है, मान लीजिए वो बच्चा दिव्यांग है या वो बेरोजगार है, तो उसे क्या मिल सकती है पेंशन? जी कनक जी, आपने बड़ा अच्छा सा सवाल हमसे आज आपने पूछा है, क्योंकि ये जो मामला है ये कई लोगों को नहीं पता है। 11 सितंबर 2013 को गवर्नमेंट ने जो है एक तो विडोड एंड डाइवर्स डॉटर्स के लिए एक प्रोविजन दिया है। इसका ऑफिस ऑर्डर आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं। इसके तहत जो अविवाहित बेटी जो है या जो डिवोर्सी हैं, डिवोर्सी में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डिवोर्स जो है वो या तो कंप्लीट हो चुका है या फाइल हुआ है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पेंशनर और फैमिली पेंशनर। अगर उसके बाद हुआ है तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, परंतु अगर फैमिली पेंशनर जीवित है, उनकी जीवित के दौरान या किसी की बेटी का डाइवोर्स फाइल हो चुका है या प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी, तो वो भी एलिजिबल हैं, उसका प्रोविजन किया गया है। और उसमें एक और कंडीशन है जो बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो कि अविवाहित बेटी या डाइवोर्सी बेटी जो है उनका जो है 9,000 से कम आय होनी चाहिए, मासिक आय होनी चाहिए। अब दिव्यांग बच्चों के लिए जो आपने पूछा था मुझसे, दिव्यांग बच्चों के लिए भी पेरेंट्स की पेंशन से वो लेते हैं उनके बाद में, और उसका ऑथराइजेशन वो हेड ऑफ द ऑफिस करता है वहाँ का। और कोशिश यही करनी चाहिए जो माता पिता हैं जिनके दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने लाइफ टाइम के अंदर ही हेड ऑफ द ऑफिस को इन्फॉर्म करें और अपनी सर्विस बुक या अपने जो पेंशन के रिकॉर्ड्स होते हैं उस टाइम भी उसको मेंशन करें, क्योंकि कई केसेस असुविधा न हो बाद में। जी नंदा साहब, आप हमारे पेंशनर्स को और उनके परिवार वालों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी कई शंकाओं का निवारण हो गया होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद का ऐसा कोई गीत जो आप अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहें अपनी तरफ से। मदर्स का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहता है, इवन फैमिली की पूरी एक कर्णधार रहती हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन सारी पेंशनर मदर्स के लिए और मेरी मदर केसर नंदा के लिए गाना बजाया जाए, हम साथ साथ हैं का यह तो सच
कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए FM गोल्ड पर हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के पेंशन की और हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत सरकार के अकाउंट्स और पेंशन विभाग के चीफ कंट्रोलर श्री भूपाल नंदा जी। नंदा जी, हम बात कर रहे थे वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार पेंशनर को किसी वजह से अपना बैंक या बैंक की शाखा बदलनी पड़ती है, तो आपकी क्या सलाह है इस बारे में? जनरली देखा गया है कि पेंशनर्स बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी ट्रांसफर्स होती हैं, सिटी टू सिटी चेंज होता है या एक लोकेलिटी दूसरी लोकेलिटी जाते हैं, तो एक पेंशनर के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, अरे मेरा पेंशन अकाउंट तो यहाँ है, कैसे होगा? बड़ा सिंपल तरीका है और हमने काफी इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है। आप अगर सेम बैंक में अपनी केवल ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो आपको दूसरी ब्रांच में जाकर केवल वहां एप्लीकेशन देनी है। आपका अकाउंट फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपको ले जाना है अपना अकाउंट, तो जहां जिस ब्रांच में आपका अकाउंट जाना है आप वहां एप्लीकेशन दे दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट वहां ट्रांसफर हो जाएगा। और जो सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है बैंक का, वो सारे पेपर्स भी अकॉर्डिंगली अगर उसके जुरिसडिक्शन से बाहर की सीबीबीसी में जाना है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन आता है जो कि बैंक बदलना है, अगर जैसे एक बैंक से दूसरी बैंक में ले जाना है तो आपको दूसरी बैंक में नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस बैंक को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरा जिस एसबीआई में या जिस ब्रांच में हमारा जो है अकाउंट है पेंशन का, उसको यहाँ ट्रांसफर किया जाए। और जिस बैंक में उसका अकाउंट ऑलरेडी था पेंशन का, वहां भी रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि मेरा नया अकाउंट नंबर ये है, नाउ माय पेंशन शुड बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। तो ये हो सकता है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। हमारे एक श्रोता है सुनीता जी। मेरा नाम सुनीता है, मेरी आयु 70 वर्ष है। मेरा प्रश्न ये है, क्या पेंशन के भुगतान पर इनकम टैक्स का TDS कटता है? जी, मैं सुनीता जी को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल TDS कटता है और बैंक काटता है TDS, और बैंक ही इस मामले के अंदर आपको फॉर्म 16 भी देगा जो कि आपको इनकम टैक्स फाइल करने में सुविधा देगा। एक और श्रोता है बंटी ऋषि राजबाग श्रीनगर से। नमस्कार, मैं बंटी ऋषि राजबाग श्रीनगर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, एक कर्मचारी सेवा पूरी करने के बाद सुपर एनुएशन पर तथा दूसरा VRS लेने के बाद पेंशन लेता है, इन दोनों की पेंशन में क्या अंतर होगा? देखिए, जो सुपर एनुएशन पेंशन है वो सेवा कंप्लीट करने के बाद 60 इयर्स की एज के बाद मिलती है, और VRS की जो प्रक्रिया जो है वो कोई भी कर्मचारी जो 20 साल की सर्विस पूरी कर लेता है, वो किसी भी टाइम बिकॉज ऑफ उनकी जो दिक्कतें हैं, कोई हेल्थ की दिक्कत है या फैमिली की कोई दिक्कत है, उसके कारण वो अगर नौकरी छोड़ना चाहता है तो VRS की एप्लीकेशन लगा सकता है। दोनों ही केसेस के अंदर पेंशन 20 साल के बाद और 60 ईयर्स फुल पेंशन मिलती है, उसमें पेंशन की मात्रा के अंदर कोई कमी नहीं होती है। बाकी कुछ और बेनिफिट्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट अंतर आ सकता है, परंतु पेंशन के मैनेज करता है। यही एक छोटी सी जानकारी मैं लेना चाहता था कि फैमिली पेंशन में कई बार कई तरह की शिकायतें होती हैं, तो ऐसे मौके पर वो कहाँ शिकायत करें? देखिए, अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस है, वो सारी पेंशन्स के लिए हमने एक ग्रीवेंसेस सेल बनाया हुआ है। उस सेल का हमारे पास 10 टोल फ्री लाइन्स हैं जिसके ऊपर वो डायल कर सकते हैं। मैं नंबर हमारे श्रोताओं को देना चाहूंगा। नंबर है 1800117788 1800117788। ये CPO की लाइन है, इस पे आप डायल करके अपना जो है वर्किंग डेज के अंदर आप अपनी कंप्लेंट को, अपनी जो भी असुविधा हो रही है उसको आप हमें बता सकते हैं। अपना PPO नंबर उस टाइम हमें लिखवाएं, नाम लिखवाएं और अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो आपकी असुविधा है वो हमें बताएं, हम उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसके सिवा आप ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस है cccpao@nic.in पे भेजें। इसके सिवा हमारा एक वेबसाइट भी है, वहां हमें www.cpao.nic. यहाँ पे भी लॉगिन करके आप अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उसको हमारे वेब रिस्पॉन्सिव पोर्टल पे जाकर के आप उसको हमें दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि श्रोताओं ने ये नोट कर लिया होगा जो नंबर नंदा जी ने हमें बताएं, और ईमेल आईडी भी। नंदा साहब, आपको किस तरह की शिकायतें मिलती हैं? जनरली जो मुझे शिकायतें मिलती हैं अशोक जी, वो ये है कि किसी की फैमिली पेंशन स्टार्ट नहीं हुई। फैमिली पेंशन स्टार्ट तब होगी जब पेंशनर की डेथ हो जाती है। फैमिली पेंशन को कंसर्न ब्रांच को अप्रोच करना चाहिए, एक सफेद कागज के ऊपर एप्लीकेशन लिख करके साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगा के दें और पेंशन चालू हो जाती है। अगर उसका जॉइंट अकाउंट है और अगर उसका नाम PPO में है। अगर उसका नाम PPO में नहीं है तो उसको फिर अप्रोच करना पड़ेगा जिस ऑफिस से वो रिटायर हुए हैं।
इसके सिवा जो आती है हमारे पास कंप्लेंट्स, वो फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए आती हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए जो है कि कोई सीजीएचएस एरिया में नहीं रहता है तो उसको फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 का गवर्नमेंट देती है। वो जो है आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए होता है। वो हर महीने मिलता है? वो हर महीने मिलता है। नंदा साहब, ये हमारा सवाल ऐसा है, क्यों आप तो बता रहे हैं लेकिन हमारे सुनने वालों को ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई भी व्यक्ति पेंशन ले रहा होता है तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की होती है और स्वास्थ्य के बीमा की होती है। हेलो, मेरा नाम जीपी दीक्षित है। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और मेरा सवाल है, क्या पेंशन पाने वाले को स्वास्थ्य या अन्य किसी बीमे के भी कोई सुविधा मिलती है, या फिर क्या कोई ऐसी योजना भी है जिसमें पेंशनर को पेंशन के साथ बीमे का भी लाभ मिलता हो? देखिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो है हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है। जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे ऑफिस में हम परमिशन ले लेते हैं और कहीं भी ट्रीटमेंट इम्पैनल हॉस्पिटल में लेते हैं और हमें बिल रिम्बर्स हो जाता है। पर पेंशनर को गवर्नमेंट जो है सीजीएचएस के थ्रू जो है, सीजीएचएस एरिया में अगर पेंशनर रह रहा है तो वहाँ सीजीएचएस कार्ड इशू करके उनको विदाउट मतलब उनको पेमेंट नहीं करना है, उस बेसिस पे उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं सीजीएचएस की। परंतु भारत बहुत बड़ा देश, जगह जगह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और सिविल मिनिस्ट्रीज के और अर्धसैनिक बलों के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कई जगह सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं होती है। तो उसके लिए 1000 रुपया गवर्नमेंट पर मंथ उनको, जो लोग सीजीएचएस कार्ड नहीं बनवाते हैं वो उनके लिए 1000 रुपीज पर मंथ गवर्नमेंट आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए ये फैसिलिटी देती है और वो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और ये स्पाउस के लिए अलग मिलता है या दोनों का एक? वो एक ही मिलता है, एक पेंशन पे एक ही मिलता है। जब वो फैमिली पेंशनर होंगी तो उनको भी तब मिलता रहेगा अगर वो चाहेंगी तो। पर मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई, दिस इज फॉर द आउटडोर ट्रीटमेंट। ये पटना से हमारे एक श्रोता हैं राम प्रकाश जी। मैं पटना से राम प्रकाश बोल रहा हूँ। मैं 65 साल मेरी आयु है। पेंशनर को अपने जीवित होने का प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाने के बाद इसकी क्या व्यवस्था है? लाइफ सर्टिफिकेट ये हर वर्ष नवंबर के महीने के अंदर एक पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। और मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ तो मेरी मदर भी हर साल नवंबर में बोलती हैं कि बेटा वो सर्टिफिकेट जाना है, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी। तो बड़े कंसर्न रहते हैं हमारे पेंशनर्स इसके और बड़े एक्टिव भी रहते हैं। भी चाहिए। तो उनके लिए है आजकल जीवन प्रमाण की एक सुविधा जो है गवर्नमेंट ने निकाली है। इससे पहले क्या होता है कि बैंक में जाकर के आप वहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है, भर करके साइन करके दे सकते हैं। पर अब एक नया जीवन प्रमाण की एक प्रक्रिया नई ऑनलाइन शुरू हुई है जिसमें आधार लिंक जीवन प्रमाण भी आप घर से भी दे सकते हैं अगर आपके पास में फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्नाइज करने की कोई टेक्निक है, और आप बैंक ब्रांच में जाकर के भी वहाँ पे दे सकते हैं। बैंक ब्रांच का मतलब ये नहीं कि जिसमें आपका अकाउंट है, मतलब आपका अगर 20 किलोमीटर दूर अकाउंट है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी पास के किसी ब्रांच में जाइए, अपना पीपीओ ले जाइए और उससे आप दे सकते हैं उसी बैंक की शाखा में जिस बैंक से पेंशनर में। हाँ जी, हाँ जी। उसके सिवा एक और फैसिलिटी जो आजकल दे रहे हैं वो है आपकी फेस रिकॉग्निशन। एसबीआई ने लॉन्च किया है, फेस रिकॉग्निशन ऐप है। उस ऐप के थ्रू आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके भी आप जीवन प्रमाण, इसका निर्धारण जो है बैंक ने करते हैं और उसके आधार पर बैंकों को जैसे सुविधा है या अपनी जो व्यवस्था उसके हिसाब से वो जीवन का प्रमाण पत्र ले लेते हैं और आपकी पेंशन रुकती नहीं है। और इसके सिवा एक और फैसिलिटी मैं आपको बताऊं, अगर पेंशनर बहुत बीमार है तो वो बैंक में फोन करेगा तो बैंक को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जाकर के डोर स्टेप सर्विस। हमारे सभी पेंशनर बहुत चिंतित रहते हैं अपने पीपीओ के बारे में, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर के बारे में। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर में क्या है या क्या तब्दीली हो रही है या उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं या उन्हें क्या सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा उनकी वापस हो गई है। इस बारे में अगर उनको स्थिति जाननी हो तो आप बताइए, आप अपने पेंशनर को कैसी सुविधा देते हैं? अशोक जी, ये आपने बड़ा ही गुड क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का लिंक इससे भी है कि बीच बीच में पे कमीशंस आते रहते हैं, रिविजन्स होती रहती है, लोग बड़े वरीड रहते हैं। तो पेंशनर जो भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप हमारा एक वेब रिस्पॉन्सिव सिस्टम है सीपीओ का, आप www.cpo.nic.in पे जाएं और वेब रिस्पॉन्सिव सिस्टम को आप एक्टिवेट करें। वहां अपनी आईडी बनाएं, पासवर्ड बनाएं आप, और आईडी जो होगी आपका पीपीओ नंबर होगा और उससे आप लॉगिन कर करके अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं।
कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें डिजिटली साक्षर होना पड़ेगा, सारी सुविधाएं सही। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डिजिटली साक्षर तो होना चाहिए। आजकल सारे हैं डिजिटली साक्षर। मैं जानता हूं कि हमारे पेंशनर बड़े स्मार्ट हैं और वो डिजिटली साक्षर हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो डिजिटली साक्षर नहीं है, अक्लमंद तो हैं, वो किसी साक्षर का सहारा लेकर सुविधाएं तो जी बिल्कुल। वो इवन हमारी जो टोल फ्री लाइन है उस पर भी डायल कर सकते हैं, वहां से भी हम उनको असिस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर टोल फ्री लाइन का नंबर आपको लिखवाना चाहूंगा। ये है 1800-117788। नंदा साहब, हमारे श्रोताओं को पेंशन की उपयोगी जानकारी देकर आपने उन्हें चिंता मुक्त किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उर्दू के शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी जी की जयंती है। मस्त मौला फिराक साहब कहा करते थे कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, बहुत होते हैं यारो। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक अच्छे सा गाना बादल मूवी का लगाएं। अपने लीजिए तो क्या जिए, अपने लिए में हमारे साथ थे भारत सरकार के अकाउंट्स और पेंशन विभाग के चीफ कंट्रोलर श्री भोपाल नंदा जी, जिन्होंने आपको पेंशन से संबंधित बहुमूल्य जानकारी दी। अब अशोक अग्रोही और कनक लता को आज्ञा दीजिए। कार्यक्रम के अगले अंक में नई सोच के साथ आपके लिए उपयोगी जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी, बुजुर्गों के लिए पेंशन। आज के विशेषज्ञ थे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के मुख्य नियंत्रक भोपाल नंदा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।